हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सभी मित्र? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, काम अच्छा चल रहा होगा आप लोग का। सर्वप्रथम तो मैं संजना साइमन हाथ जोड़ के आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने इतने प्यारे कमेंट्स करे थे कि शायद मुझे लगता है अब तक किसी भी वीडियो में इतने सुंदर कमेंट्स मैंने कभी नहीं पढ़े जितने कि वीडियो जो मैंने अभी लेटेस्ट अपलोड करी है, आप लोगों ने उसमें कमेंट दिए हैं। आप लोग जब कमेंट करते हैं ना, दिल पे लगता है। बहुत, बहुत, बहुत प्राउड फ़ील होता है, बहुत गर्वान्वित फ़ील करती हूँ कि जो मैंने सोच के इस यूट्यूब चैनल का निर्माण किया था, वो साकार हो रहा है। बेशक मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स नहीं हैं, बेशक ये आंकड़ा 10,000 में नहीं है, ये 1 लाख में नहीं है, मिलियनियर और थाउज़ेंड्स में नहीं पहुँचा है। कम लोग हैं, छोटा-सा परिवार है, लेकिन मैं उन बातों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो गलतियाँ मैंने करी थी अपने ट्रांज़िशन में। मुझे मेरे ट्रांज़िशन में किसी ने हेल्प नहीं करी। ट्रूली मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी और मैं धक्के खाती हुई दिल्ली आई थी और मैं इधर-उधर भटक रही थी कि मैं कहीं पे कुछ मुझे मिल जाए। मैंने ख्वाहिश परिहार जो कि राजस्थान से हैं, उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था अखबार में और उसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी कुछ सर्जरी कराई है, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। पूरा-पूरा प्रॉपर कुछ नहीं लिखा था, बस एक अस्पताल का नाम था सर गंगाराम। और मैं बरेली से दिल्ली भाग के आ गई, अस्पताल सर गंगाराम हॉस्पिटल गई, वहाँ पे रिसेप्शन पे खड़े होकर रो रही हूँ। मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल था, मैं छोटे से शहर की बच्ची और मैं दिल्ली तो मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई बहुत बड़ा शहर है और मैं अकेली दिल्ली आ गई थी। सुबह बरेली से हमारी ट्रेन चलती है तो मैं सुबह निकली थी और 11-12 बजे मैं दिल्ली आई और मैं डायरेक्ट मतलब मैंने गाड़ी ऑटो बुक करा और ऑटो से मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल गई और मुझे लगा जैसे हमारे बरेली में होता है हॉस्पिटल उतना ही बड़ा होगा। अब भाई वहाँ पे पहुँचती हूँ तो इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना मतलब डर लग रहा था मुझे वहाँ पे और हर स्पेशल कैटेगरी के लिए अलग-अलग विभाग बने हुए थे। हार्ट का अलग था, आइज़ का अलग था और लंग्स का अलग होगा, ऐसे किडनी का अलग होगा। बहुत बड़ा अस्पताल था, मैं समझ नहीं पा रही मैं किसके पास जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? तो हुआ ऐसा कि कोई हार्ट वाला था सेंटर और मैं वहाँ पे खड़े होके रो रही थी। मतलब मैं रिसेप्शन में बैठी हुई थी, मैं बहुत निराश हो गई थी, मैं बहुत रोने लग गई थी क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग थे, उनके साथ में कोई ना कोई आया था। जो भी बीमार लोग अस्पताल में आए थे तो उनके साथ में या तो उनके माता-पिता, उनके भाई-बहन, पति या बच्चे, कोई ना कोई था। संजना साहिमन अकेली थी। मैं अभी आपसे जब ये बात बोल रही हूँ ना, तो मेरे सामने वो दृश्य चल रहा है कि मैं कैसे ट्रेन में बैठ के यहाँ पे आई और मैं कैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल में गई और मैं मतलब रिसेप्शन पे खड़ी हुई हूँ, मैं बस नज़रें घुमा के देख रही हूँ कि मैं किसके पास जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे बात करूँ? कोई नहीं था और मैं भगवान से प्रार्थना करते-करते मैं एकदम से रोने लग गई और मैं रोई तो बहुत ज़्यादा रोने लग गई, बहुत भावुक हो गई। जब मैंने सबको अपने-अपने रिश्तेदारों के साथ में देखा तो मुझे लगा मेरा इतना बड़ा ख़ानदान है, इतना बड़ा परिवार है, इतने दोस्त यार हैं, मेरे साथ में कोई भी नहीं है। मैं अपने जीवन का इतना इम्पोर्टेंट जो चरण है वो अकेले झेल रही हूँ और मुझे रोता हुआ देख के वहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ने एक कोई बंदा भेजा, कोई एंजल थे वो आए वहाँ पे और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम क्या हो गया? आप इतना रो क्यों रही हैं? क्या क्या तकलीफ़ है आपको? तो मैंने कहा कि वो मुझे ना अपना जेंडर चेंज करवाना है, अपना सेक्स चेंज करवाना है, मुझे डॉक्टर से मिलना है। तो वो उन्हें समझ में ही नहीं आया, पता नहीं वार्ड बॉय थे जाने कौन थे, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 1 मिनट रुकिए, आप नर्वस मत होइए, आप घबराइए मत और मैं आपको डॉक्टर सर से मिलवाता हूँ। अब उसको जितना समझ में आया होगा बेचारे को तो उसने उतना ही किया, उसने मुझे डॉक्टर सर के पास लेके गया और मैं डॉक्टर के पास में जब गई तो वो हार्ट के डॉक्टर थे सर गंगाराम हॉस्पिटल में और मैं उनके पास में गई और मैं
रोने लग गई। तो मैं रोई तो रही थी, आँखें तो लाल थी मेरी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ बेटा क्या हो गया? क्यों घबरा रहे हो इतना? तो मैंने बोला कि सर एक्चुअली मैं मतलब एक महिला हूँ जो गलती से पुरुष के शरीर में पैदा हो गई हूँ और मुझे अपना लिंग परिवर्तन करवाना है, मुझे सेक्स चेंज करवाना है। तो डॉक्टर तो भाई एक दूसरे को जानते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में केस को भेजना है। तो वहाँ से उन्होंने मुझे भेज दिया एक सर्जन के पास में। तो वहाँ से मुझे सब चीज़ें मालूम चली कि हाँ भाई क्या हार्मोन्स होता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या साइकेट्रिस्ट होता है। वहाँ पे उन्होंने मुझे सब कुछ डिटेल में समझाया कि बेटा ये प्रोसीजर होता है, ये तरीका होता है। लेकिन इन सब बातों के लिए मेरे बहुत पैसे वेस्ट हुए। फिर साइकेट्रिस्ट के पास गई तो बहुत पैसा वहाँ वेस्ट हुआ, फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास गई तो वहाँ पैसा वेस्ट हुआ, अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवाए तो वहाँ पैसा वेस्ट किया, लाखों रुपए खर्च कर दिए। जब सर्जरी हो गई तो ये मैंने डिसाइड कर रखा था कि जब मेरी सर्जरी हो रही होगी तो मैं अपने अस्पताल की जर्नी के साथ में ही एक यूट्यूब चैनल का निर्माण करूँगी, ताकि मुझ जैसी संजना साइमन जो छोटे से शहर से आती हैं उन लोगों को अपने खून पसीने का पैसा यूँ ज़ाया ना करना पड़े। वो लोग मेरी वीडियोस देख के बहुत कुछ उनको नॉलेज मिले और वो एटलीस्ट उनके दिमाग में इतनी बात हो कि हाँ, अब हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किससे क्या बात करनी है। यही वजह थी ये यूट्यूब चैनल को निज़ात करने की, और मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोग प्यारे-प्यारे कमेंट्स देते हैं मुझे, अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं कमेंट्स में, तो बड़ा दिल को तसल्ली मिलती है कि चलो जो मैंने मुहिम चलाई थी, जो मैं चाहती थी करना, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए वो कर पा रही हूँ। मेरी कम्युनिटी के लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, सुनते हैं। और हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगी, गुजारिश करूँगी कि जो लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगी, छोटे से टॉपिक के साथ में ही वीडियो को आज विराम दूँगी। आज का टॉपिक कोई नॉलेज वाला टॉपिक नहीं है, आज बस मैं अपनी आप बीती आपके साथ शेयर करूँगी। मुझसे जब से मैंने चैनल बनाया है तब से एक सवाल बार-बार मुझसे पूछा गया है और वो मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही थी, जब मैं एक मेल टू फीमेल कन्वर्ट हो ही रही थी, हार्मोन्स में थी, तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे फ़ैसिनेट करती थी, मतलब कि लुभाती थी, मुझे अट्रैक्ट करती थी महिलाओं में, वो थे उनके लंबे लहराते बाल, केश। और मैं बालों को देख के बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ी हो जाती थी। मैं सोचती थी कि भगवान मेरा कब मतलब मेरे बाल कब बड़े होंगे, मैं कब लंबे-लंबे बाल रखूँगी। और मेरा बहुत मन करता था, मतलब मैं अपने आप को हमेशा से ख्वाब देखती थी कि मैं मेरे बाल लंबे हो जाए, मैं अपने बालों से खेलूँ, मुझे अच्छा लगता था बालों से। मतलब बालों के प्रति मैं बहुत अट्रैक्ट थी, और ये कहूँगी कि जब मैं क्रॉस ड्रेसिंग करती थी, जो मैं विग पहना करती थी, तो वो विग इतनी कमर तक होती थी, मतलब बंगाली स्टाइल की विग्स मैं हमेशा पहना करती थी। और मैं बीच में यहाँ पे मांग टीका लगाती थी और विग पहनती थी, और विग मेरी बहुत लंबी-लंबी मैं पहना करती थी, क्योंकि मुझे शुरू से लंबे बाल बहुत पसंद थे और बाल मुझे बहुत फ़ैसिनेट करते थे। तो जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग भी सुनना चाहते हैं कि मैं अपनी वो बातें आपसे शेयर करूँ, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जब मैंने बाल बढ़ाने शुरू करे तो मैं शुरू-शुरू में अपने बालों में जब मैंने हार्मोन्स लेना स्टार्ट कर दिया था, और तकरीबन 1 डेढ़ साल ले लिए थे हार्मोन्स, और अपनी जॉब छोड़ने वाली थी मैं, तो उससे पहले 3-4 महीने पहले ही मैंने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे। तो जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी तो मेरे बाल यहाँ तक के हो गए थे। स्कूल में मैं पढ़ाती थी, तो मेरे बाल कंधे-कंधे तक हो गए थे 4-5 महीने में। और मैं उस समय बालों की बहुत केयर करती थी। मैं जो नेचुरल हीना होता है, मेहंदी होती है नेचुरल हीना, वो लेके आती थी, और अधिकतर गट्टूमल का या फिर पतंजलि का या आयूर का मैं लेती थी हीना पाउडर। और इस हीना पाउडर में आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर, भृंगराज पाउडर, और साथ ही साथ में उसमें ये गुलहड़ के फूल, और उसके बाद में चाय पत्ती का पानी, थोड़ा-सा कॉफ़ी पाउडर और लौंग, ये सब चीज़ें डाल के खूब अच्छे से मतलब मैं इसको मिला के लोहे की कढ़ाई में रख दिया करती थी। और सुबह मैं इसको एक अंडा डालती थी इसमें, अंडे को पूरा तोड़ के अंडा डाल दिया करती थी, मिलाती थी। 1 घंटे तक फिर ढक के रख दिया करती थी, और फिर उस पेस्ट को मैं अपने बालों में लगाया करती थी। तो ये तब मैंने शुरू करा था जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ भाई, मुझे 3-4 महीने के बाद में जॉब छोड़नी है, मुझे बाल बड़े करने हैं। तो क्योंकि बालों से बहुत प्यार था और चाहती थी जल्दी-जल्दी बाल बड़े हो जाए, तो मैंने इस प्रकार का ही पेस्ट जो था वो हर 15 दिन में मैं लगाया करती थी। उससे मेरे बाल बहुत खूबसूरत हुए, बहुत शाइनिंग मेरे बालों में आई। और मेरा जो वो क्रॉस ड्रेसिंग सॉरी वो जो एचआरटी का टाइम था
उस समय मेरे बाल बहुत खूबसूरत थे। मैं साइड की मांग ऐसे रखती थी और मेरे बाल ऐसे माथे की तरफ गिरते थे और सारे बाल पीछे की तरफ करके मैं यहाँ पे कोशिश करती थी कि छोटा-सा पतला-सा रबर बैंड लगा लूँ और आगे के बाल में गिरा के रखती थी माथे पे। मुझे सुंदर लगते थे वो फेस में एक तरफ गिरे हुए। और मैं घर पे जब होती थी तो मैं सारे बालों को ऊपर करके ऐसे एक बैंड लगाती थी और बैंड लगाने के बाद में यहाँ के बाल क्योंकि छोटे-छोटे थे तो बनते नहीं थे, रबर बैंड नहीं लगता था, तो मैं यहाँ-यहाँ पे ऐसे करके पिन्स लगाती थी। जो वो हमारी पिन आती है, सर की पिन्स जो होती हैं उस पिनों को मैं यहाँ पे टक कर लिया करती थी ताकि मेरे बाल ऐसे लगे जैसे कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं। तो इस तरीके से मैं करती थी और मुझे बहुत खुशी मिलती थी अपने बालों को देख के। मैं जब बालों को वॉश करती थी तो मैं बहुत देर तक ऐसा हाथ मार-मार के बालों को देखा करती थी कि मेरा बाल कितना बड़ा हो गया है, कितना अच्छा हो गया है। तो बहुत खुशी मिलती थी और मैं हमेशा 15 दिन में ये पेस्ट अपने बालों में लगाया करती थी। मैं हर दूसरे दिन आंवला तेल और सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, इन सब को करी पत्ता और कलौंजी और आंवला पाउडर इसमें खूब अच्छे से खौला के इस तेल को मैंने छान के एक शीशे में भर लिया था, शीशे की बॉटल में, और मैं हर दूसरे दिन इसको हल्का-हल्का गुनगुना करके अपने बालों की जड़ों में खूब लगाती थी, खूब मालिश करती थी। मतलब मैंने वो 5-6 महीने बहुत केयर करी अपने बालों की और उसके बाद जब मैं दिल्ली आ गई, तो दिल्ली में भी आने के बाद मेरे बाल बहुत रफ़्तार से बढ़ रहे थे, बहुत अच्छा मेरा मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छे बाल बढ़े और मेरे बाल देखते ही देखते मतलब यहाँ तक आ गए थे। इतने-इतने बाल मेरे देखते-देखते हो गए थे, मतलब कि पता ही नहीं चला कि कब मेरे बाल इतने जल्दी बढ़ गए और मैं बहुत खुश थी अपने बालों की उस ग्रोथ को देखते हुए। मेरे बाल बहुत खूबसूरत थे, सर्जरी के पहले तक बाल सही थे, लेकिन जब सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर सर ने कहा कि तुम्हारा वेट ज़्यादा है और तुम्हें अपना वेट लॉस करना है, तो मैंने जब वेट लॉस करा, तो उस दौरान मैंने देखा कि मेरे नाखून जो थे वो ब्रिटल होके टूटने लग गए थे और मेरे जो सर के बाल हैं वो बहुत हेयर फॉल होने लगा था। और सर्जरी के बाद तो ऐसा हो गया था कि सर्जरी के बाद कम से कम 8 महीने तक मेरा बाल बहुत हद तक मतलब मैं कह सकती हूँ कि हेयर फॉल हुआ, मतलब कि 50% मेरा हेयर जो था वो डैमेज हो गया था। मेरे बाल 50% ख़राब हो चुके थे और बहुत झड़ते थे। मैं जितनी बार बाल बनाती थी, ऐसे छूती भी थी ना, तो जैसे अभी देखिए कुछ नहीं निकला बाल, लेकिन उस समय गुच्छा निकल जाते थे पूरे। मैं सोती थी तो मेरे पिलो में गुच्छे मतलब बालों के गुच्छे-गुच्छे भरे होते थे। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी सर्जरी लास्ट ईयर 2021 12 अप्रैल को हुई है, तो इस अप्रैल तक मतलब कि 1 साल तक मेरे बाल बहुत हेयर फॉल, मेरे को तगड़ा वाला हेयर फॉल रहा और उसके बाद धीरे-धीरे ये सब चीज़ें सही हुई हैं और मैंने इसी होली में, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी अपने बालों से, बहुत डैमेज हो गए थे, बहुत ख़राब हो गए थे सर्जरी के बाद बाल। सर्जरी के बाद तो पूरा बॉडी आपका मान के चलिए कहीं न कहीं बहुत क्षति पहुँचती है क्योंकि इतना ब्लड लॉस हो जाता है। अभी सोनिया जी ने भी पिछले वीडियो में बताया था, बहुत ब्लड हमारा लॉस होता है, तो हम लोग अपनी एज से 10 साल ज़्यादा बड़े भी लगने लग जाते हैं, हमारी आँखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, हेयर फॉल होने लग जाता है, स्किन की वो चमक भी जो होती है वो गायब हो जाती है। ये हकीकत बात उन्होंने बताई है जो कि सबके साथ में होता है और इस समय मतलब सर्जरी के फिर 1 साल के बाद हमें स्पेशल केयर करनी पड़ती है अपनी बॉडी की। हमें फेशियल्स भी लेने पड़ते हैं, हमें कुछ स्किन ट्रीटमेंट भी लेने पड़ते हैं, हमें बालों के लिए भी ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं क्योंकि नेचुरल कहीं न कहीं हम लोगों ने अपने शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाया होता है इतनी लंबी 9-10 घंटे की सर्जरी के बाद में। तो मैंने फिर इसी होली में 2021 को जो होली आई थी मार्च में, मैंने अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करवाया और थोड़े से ऐसे बाल हल्के-हल्के गोल्डन भी करवाए थे। तो उस केराटिन ट्रीटमेंट से मेरे बालों को फिर से मतलब जान मिली और मेरे बालों ने बेटर मतलब रिज़ल्ट दिखाना शुरू करा, ग्रोथ उनकी अच्छी हुई और फिर मैंने मार्च में केराटिन करवाया था, फिर मैंने अप्रैल में मई में मैंने अपने बालों को फिर कटवा दिया था नीचे से क्योंकि मेरे जो हेयर एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था कि आप बालों को कटवाते रहिए ताकि आपके बाल अच्छे से ग्रो करें। तो मैंने यहाँ तक के बाल कटवा दिए थे उस समय फिर से। उसके बाद में फिर मई, जून, जुलाई मैं फिर मतलब बाल मेरा और अच्छा हो गया था, लंबा हो गया था। फिर मैंने जुलाई के समय एक बार बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया अपने बालों में, उसका भी मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। मेरे बाल लगभग पूरी तरह बंद हो गए थे झड़ना और नहीं झड़ते थे और उसके बाद में अभी रिसेंटली मैंने दिवाली से पहले फिर से केराटिन ट्रीटमेंट अपने बालों में करवाया है और थोड़े से ये ब्राउन लट्टे भी करवाई हैं अपनी। कहीं-कहीं पे हाइलाइट्स करवाए हैं। तो मैंने मतलब अभी तक जब मतलब मार्च मार्च 2021 से लेके अब तक मैंने 2 बार केराटिन करवा लिया है और 1 बार बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया है अपने बालों में और मैं अपने बालों को पास से दिखाना चाहूँगी कि ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इनका।
अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। इतना मतलब जैसे पहले बहुत झड़ रहे थे और बहुत गुच्छे गुच्छे निकलते थे, ऐसे अब नहीं है। अब मैं इनके हाथ में खेल सकती हूँ, उनको छू सकती हूँ। और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है उतना बहुत है और मुझे बहुत पसंद है। मतलब कि ये ट्रीटमेंट मेरे को सूट कर रहा है। अब ये ट्रीटमेंट मुझे इसलिए सूट कर रहा है क्योंकि देखिए, हम लोग जब एसआरएस कराते हैं तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं बहुत वीक हो जाती है, तो हमें आर्टिफिशियल कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है अपनी स्किन के लिए, अपने नेल्स के लिए, अपने बालों के लिए। अपनी हर चीज़ को हमें और ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जैसे पहले कि आप थोड़ा कम करते हैं, तो अब सर्जरी के बाद में आपको बहुत स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। तो मैं अपने बालों में बहुत स्पेशल केयर करती हूँ और मेरे बाल अभी काफ़ी, मतलब मुझे लगता है कि अच्छा हो गया, बेटर हो गया है। और बाल लंबे भी हो रहे हैं। पहले से अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो बाल अब ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, ज़्यादा बाउंसी हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ। बहुत सारी फ्रेंड्स सुनना चाह रही थी मुझसे कि मैं अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो थे वो बाल ही मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। मैं हमेशा चाहती थी कि बहुत लंबे बाल हो और मेरे बाल कब बढ़ेंगे। मैं एक एक इंच बालों को मतलब इंतज़ार करती थी और मैं ऐसे हमेशा देखा करती थी मतलब मिरर के सामने कि कितने बाल बढ़ गए। अच्छा, इतने हो गए, कान के यहाँ तक आ रहे हैं। अब कान के यहाँ तक आ रहे हैं। मैं ऐसे नापती थी अपने बालों को जब उस समय जब मैं बाल बढ़ाना स्टार्ट किया था। तो एक एक इंच के लिए भी मतलब मैं क्रेज़ी रहती थी और मैं बहुत केयर करती थी। आगे के बालों को ऐसे उठा के देखती थी कि अच्छा, आईब्रोज तक आ गए, फिर 1 महीने बाद से यहाँ तक आ गए। मैं बहुत खुश होती थी, मैं सेलिब्रेट करती थी इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को। इस छोटी-छोटी जो वुमनहुड थी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी और मैं बहुत रोमांचित हो जाती थी, बहुत खुश हो जाती थी कि हाँ, मतलब मेरा हेयर ग्रो हो रहा है। और जब वो बाल मतलब मेरे लिप्स तक आए थे, यहाँ से लिप्स तक ढकने लग गए थे, तो मैं तो उस समय ऐसा लग रहा था मैं 7 वंडर्स में हूँ और मुझे पता नहीं क्या ही मिल गया होगा। और अब तो ऐसा हो गया कि हाँ, बाल इतने लंबे हो गए हैं कि हम बार बार कटवा भी देते हैं, अब तो कुछ नहीं लगता। लेकिन वो शुरू का जो टाइम था उस समय, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत नई थी और हम बचपन से उन सब चीज़ों के लिए तरसते आए थे। तो जब वो धीरे धीरे बढ़ रही थी ना, तो उस समय बहुत खुशी होती थी और बहुत उसको मतलब हम प्यार करते थे, एडमायर करते थे। और मुझे ध्यान है, मेरा बाल जब होठों तक आने लग गए थे, मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे लगा येस, नाउ आई एम अ प्रॉपर वुमन। मेरे अपने खुद के बाल है ये, अब मुझे विग नहीं लगानी पड़ेगी, अब मुझे कुछ आर्टिफिशियल यूज़ नहीं करना पड़ेगा, या कपड़ा या रुमाल या टोपी नहीं पहननी पड़ेगी अपना ये मैनरिज्म वाला छुपाने के लिए। और धीरे धीरे जब बाल बढ़ने लग गए तो बहुत खुशी होने लग गई। तो मैं यही आप लोगों को भी बस बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ कि आप लोग भी धीरे धीरे एक स्ट्रेटजीज़ के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, एक तरीके से आगे बढ़िए। जो गलतियाँ हमने करी हैं वो गलती मत करिएगा। आप वीडियोस देखिए, सोनिया जी के भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी बातें बताती हैं वो। और हम लोग जो भी बोलते हैं वो अपने लाइफ में जो हमने एक्सपीरियंस किया है उससे आपको बता रहे हैं। तो कभी भी डिमोरलाइज मत होइएगा कि ये नेगेटिव बोल दिया, वो नेगेटिव बोल दिया। भाई, नेगेटिव इसलिए बोला है क्योंकि वो चीज़ हमने फेस करी है और हम नहीं चाहते कि आप फेस करें। तो जब आप अपने बालों को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, अपने एचआरटी पे है, तो धीरे धीरे हर चीज़ को करिए। और बाल छोटे होते तो उनकी केयर करना बहुत आसान होता है। तो जब आप धीरे धीरे बालों को बढ़ा रहे हैं ना, तो उस टाइम पे बहुत केयर कीजिए बालों की, ताकि आपके बालों का जो रूट हो वो बहुत मजबूत हो जाए। आप जो भी मैंने आपको ये घरेलू नुस्खे बताए थे, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप ऑयलिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जब आपके बाल आपको लगे काफ़ी बढ़ गए हैं और नेचुरल तरीके से आपको लगे कि हाँ भाई, अब 2-3 साल हो गए हैं, बालों ने बढ़ना छोड़ दिया है, इतने पे आके रुक गया है बाल, तो आप फिर उसके साथ में कुछ ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। जैसे कि नेचुरल तरीके से केराटिन या बोटॉक्स या बायोटिन खा सकते हैं, कैप्सूल्स आती हैं, या हेयर ग्रोथ के लिए फिनेक्स भी आता है, वो भी खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिससे कि आप आर्टिफिशियल तरीके से भी अपने बालों को नर्चर कर सकते हैं, उनको बेटर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आजकल फैसिलिटीज़ आप मार्केट में मिल सकती है, आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन जब बाल छोटे हो तो आप नेचुरल तरीके से बालों को ज़रूर अच्छे से नर्चर कीजिए, नरिश कीजिए। आप जो तेल मैंने बताया था, उस तेल में एक थोड़ा सा एलोवेरा और विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल के भी रात को अच्छे से मसाज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये कुछ रेमेडीज़ थी और मेरा अपना एक्सपीरियंस था जब मैं एचआरटी से हाँ, ट्रांस के लिए बढ़ चुकी थी। और बाल कैसे बढ़े, कैसे क्या हुआ, वो सब मैंने आप लोगों से शेयर किया। कैसा लगा आप लोग को वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। आपके कमेंट भले ही मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जब जब कमेंट पढ़ती हूँ बहुत भावुक हो जाती हूँ और बहुत खुशी होती है।
तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा चैनल को, वीडियोस को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से अपने किसी एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आपसे बात करूँगी। आप में से कितने लोग हैं जो कि स्किन के बारे में सुनना चाहते हैं कि जब हम एचआरटी में होते हैं तो जो हार्मोनल डिसबैलेंसेस होता है उसकी वजह से पिंपल्स भी आते हैं, एक्ने भी आता है, पिगमेंटेशन भी आता है, तो किस तरीके से ट्रांस वुमन उन सब चीज़ों से निजात पा सकती है और आगे अपनी स्किन को स्मूथ कर सकती है, ग्लोइंग कर सकती है, अच्छा कर सकती है। तो बताइए कितने लोग सुनना चाहते हैं उस टॉपिक को भी। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर स्किन केयर के ऊपर बनाऊंगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ में मैं संजना साइमन आपसे विराम लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।